सायंकाल का समय था। गुप्ता जी का घर रोशनी से सराबोर पूर्णिमा के चांद सा जगमगा रहा था। मेहमानों का जमघट लगा हुआ था। बच्चों की नज़रें मिठाइयों और आइसक्रीम के स्टॉल पर टिकी हुई थी। नौजवान युवक युवतियां भी आड़ी टेढ़ी निगाहों से एक दूसरे को निहार रहे थे। अधेड़ वर्ग के पुरुषों की नज़रें दूसरे की बीवियों पर जमी हुई थी और उनकी बीवियों की नज़रें दूसरी औरतों के गहनों और उनके पहनावे पर। कोई फिल्मी गानों की धुन पर नाच रहा था तो किसी को शराब नचा रही थी। आखिर क्यों ना नाचे भाई। आज गुप्ता जी की इकलौती बेटी दीपा की मेहंदी जो है। सब लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन दीपा का चेहरा कुछ लटका हुआ सा उदास नजर आ रहा है। उसकी नज़रें उसके फ़ोन पर टिकी हुई है। हर 2 मिनट बाद वो किसी को फ़ोन मिला रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर पड़े शिकन के निशान बयां कर रहे थे कि कोई उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। अनिकेत कॉलेज के ज़माने से ही उसका बॉयफ्रेंड उसका पहला प्यार था। वो उससे बहुत चाहती थी। उसने बहुत बार घर वालों से कहा भी था कि वो सिर्फ अनिकेत से प्यार करती है और उसी से शादी भी करना चाहती है, लेकिन गुप्ता जी ने उसकी एक ना सुनी। हर बार उनका यही जवाब होता कि अनिकेत का चरित्र कुछ ठीक नहीं और ना ही उसका कोई भविष्य है। दीपा पुरानी यादों में पूरी तरह से खोई हुई थी कि तभी उसका फ़ोन बजना शुरू हुआ। हाय वही नंबर था जो वो न जाने कितने समय से मिलाई जा रही थी। हेलो अनिकेत, वो बोली। अब तुम्हें क्या चाहिए, क्यों फ़ोन कर रही हो? दूसरी ओर से आवाज़ आई। कल मेरी शादी होने वाली है, बस आखिरी बार बात करना चाहती हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी, उसी लंदन वाले इंजीनियर से कर लो बात जिससे शादी करने जा रही हो कल। यार मेरी मजबूरी भी तो समझने की कोशिश करो कभी। ये शादी क्या मैं अपनी खुद की मर्ज़ी से कर रही हूँ? अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है यार, लेकिन मैं घर वालों के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती ना। एक बार फिर सोच लो दीपा, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, फैसला भी तुम्हारा खुद का होना चाहिए। तुम अभी भी चाहो तो मैं वहाँ आकर शादी रोक सकता हूँ। तुम बस हाँ बोल दो, फिर कोई भी हमें एक होने से नहीं रोक पाएगा, तुम्हारे पापा भी नहीं। प्लीज़ अनिकेत, समझने की कोशिश तो करो। ये ज़िंदगी मेरी ज़रूर है, लेकिन जिन लोगों ने ये ज़िंदगी दी है, मैं उनके खिलाफ़ कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिसकी वजह से वे लोग ज़िंदगी भर पछताते रहें। मैं तो बस आखिरी बार तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी, बस इसीलिए तुम्हें कॉल की थी। सॉरी, मैं ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा पूरा ना कर सकी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जब तुम्हें सारे फैसले घर वालों की ही मर्जी से ही करने थे तो ऐसे वादे क्यों किए थे जिनको पूरा करना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं? तुम धोखेबाज हो दीपा, धोखेबाज। खैर, धोखा भी वही देता है जिस पर सबसे ज़्यादा यकीन हो। सारी गलती मेरी ही है अनिकेत। तुम्हें पता है यार, मैंने पापा को मनाने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी ना माने क्योंकि उनको तुम्हारा ये बेफिक्रो वाला लाइफस्टाइल पसंद नहीं था। मैंने भी ना जाने तुमसे कितनी बार कहा था कि कोई ढंग की नौकरी ढूंढ लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। कोई जॉब वगैरह कर लेते तो शायद पापा मान भी जाते, लेकिन तुम्हें दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर भटकने से फुर्सत मिलती तब ना। प्यार का मतलब सिर्फ घर वालों से बगावत करना ही नहीं होता, इसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी आती है। सिर्फ खुद के बारे में सोचना ही प्यार नहीं। तो तुमने आज आखिरी बार कॉल किया यही सब उपदेश देने के लिए? अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं सुनना अब। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मर जाऊँगा मैं। और तुम जानती हो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इतना कहकर अनिकेत ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दीपा अब गहरी सोच में डूब गई। अनिकेत की चिंता उसे अब खाए जा रही थी। पुरानी यादों का सफ़र शुरू हुआ। वो पल याद आने लगे जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी और अनिकेत उसके पीछे पड़ा हुआ था। उसने उसे कई प्रेम पत्र दिए, लेकिन दीपा का जवाब हर बार ना होता। अंत में एक दिन उसने मर जाने की धमकी दी। फिर जाकर दीपा को उसके प्यार का एहसास हुआ और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दीपा बीते वक्त की दुनिया में इस कदर खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी हथेलियों पर मेहंदी लगा दी गई। उसने उस मेहंदी को देखा और वास्तविकता से परिचित हुई। अब वो उन दो दुनिया के बीच में आ खड़ी थी, जहाँ एक और उसका पहला प्यार, उसके अतीत की धुंधली परछाइयाँ थी और दूसरी तरफ उसका आने वाला कल। बाप विहीन दीपा को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सहेलियों से अलग हुई और अपने कमरे की तरफ चल दी। अपने हाथ में लगी मेहंदी की
डिज़ाइन को वो देखने लगी और आने वाले कल के बारे में सोचने लगी, लेकिन बीच बीच में बेचारे अनिकेत का ख्याल भी उसे परेशान करने लगा। ख्यालों में खोई दीपा की कब आँख लग गई उसे बिल्कुल पता न चला। अगले दिन सुबह के 6 बजे वो बिस्तर से उठी। उसने हाथों में लगी मेहंदी को निहारा। मेहंदी का वो गाढ़ा लाल रंग जो उसकी नई जिंदगी की शुरुआत का सबूत था, जो उसकी आंखों में छाने लगा। लेकिन तभी अगले ही पल अचानक अनिकेत की तस्वीर उभरकर उसके जहन में आई। देखते ही देखते दोनों तस्वीरें एक दूसरे में समा गई और अनिकेत का वो मुस्कुराता चेहरा गहरे लाल रंग में डूब गया। उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे से अगले ही पल आंसू टपकने लगे। ओ माय गॉड, वो चिल्लाई। उसका भ्रम टूटा और वो वास्तविक दुनिया में आई। अब सिर्फ मेहंदी ही नजर आ रही थी, लेकिन अनिकेत का ख्याल अभी भी उसके दिल में उथल पुथल मचाकर उसकी बेचैनी बढ़ा रहा था। कहीं वो कुछ कर न दे। एक बार फिर फ़ोन करती हूँ। कल रात ढंग से बात नहीं हो पाई, उल्टा मैंने ही उसे खरी खोटी सुना दी थी। माफ़ी मांग लेती हूँ, उसने सोचा। अनिकेत को फ़ोन मिलाया, लेकिन ये क्या, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। उसने फिर कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। उसका डर घड़ी की टिक टिक के साथ बढ़ता गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वो इतनी घबरा गई कि मजबूरन उसे वो फैसला लेना पड़ा जो उसके खुद के असूलों के खिलाफ था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू कर दिया। पापा, आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं अनिकेत से प्यार करती हूँ और वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता। मैं जा रही हूँ। जानती हूँ ये गलती बहुत बड़ी है, लेकिन आपने हमेशा मेरी हर गलती माफ़ की है। प्लीज़ ये आखिरी गलती भी माफ़ कर देना। उसने जल्दी से वो पन्ना फाड़ा और मेज़ पर रख दिया। खिड़की खोली और घर छोड़कर भागने लगी। ये सब काम उसने इतनी जल्दबाजी में किया कि वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आई। उसके पास टैक्सी के लिए भी पैसे नहीं थे। वो पैदल ही चले जा रही थी। हालांकि अनिकेत ज़्यादा दूर नहीं रहता था, फिर भी उसे कभी इतना भागने की आदत नहीं थी। लगभग आधे घंटे की दौड़ भाग के बाद वो वहाँ पहुँची जहाँ अनिकेत किराए पर रहता था। उसने दरवाज़ा खटखटाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, उसे अंदर से आवाज़ सुनाई देने लगी। बाबू, तुम यहाँ कैसे रह लेते हो? कितने मच्छर हैं यहाँ। मैं तो पूरी रात सो भी नहीं पाई। एक तो ये खून चूसने वाले मच्छर और ऊपर से तुम। ये किसी लड़की की आवाज़ थी। दीपा कुछ समझ पाती इससे पहले अनिकेत बोला, तो ज़्यादा परेशान किसने किया, मच्छर ने या? दीपा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सब सुनने के बाद जैसे दीपा के पाँव के नीचे से ज़मीन सरक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो मारने मरने की कस्में खा रहा था, क्या अंदर वही शख्स है या कोई और? खैर, दीपा ने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से वही जानी पहचानी आवाज़ आई। अब दीपा का शक पूरे यकीन में बदल चुका था। दीपा हूँ, वो बोली। अब अनिकेत की बोलती बंद हो चुकी थी। ये दीपा कौन है बाबू? अंदर से फिर वही अनजान लड़की की आवाज़ आई। दोस्त है, वो बोला। अरे दीपा, आज तो तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, फिर तुम यहाँ कैसे? दीपा अब खामोश थी, जैसे अब उसका पूरा शब्दकोश ही खाली हो गया हो। बोलती भी तो क्या, उसकी पूरी दुनिया जो लुट चुकी थी। उसने आगे कुछ ना कहा और ना ही अब उसमें कोई इच्छा थी आगे कुछ कहने सुनने की। वो चुपचाप दबे पाँव दरवाजे से ही वापस उसी दिशा में लौट गई जहाँ से वो आई थी। मन ही मन खुद को कोस रही थी कि वो उसके कदम वापस घर की तरफ को आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे उसके मन में वक्त का पहिया पीछे भूतकाल की तरफ घूमने लगा। अब वो एक साथ दो दुनियाओं का सफ़र कर रही थी। 2 साल पीछे जाकर कहीं वक्त का वो पहिया रुका। दीपा उस दौर में पहुंच गई जब पूरे कॉलेज में दीपा और अनिकेत का प्रेम प्रसंग मशहूर हो रहा था और किसी परिचित व्यक्ति ने ये बात उसके पापा को बता दी। दीपा के पापा ने उसे पास बुलाया और बोले, बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम उस लफंगे के साथ दिन भर हाथ में हाथ डाले सड़कों पर घूम रही हो। यही सब करने के लिए कॉलेज जाती हो क्या? सॉरी पापा, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी। मैं और अनिकेत एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम लोग कॉलेज के बाद शादी करना चाहते हैं। बेटा, तू अभी नादान है। तुझ में लोगों को पहचानने की समझ नहीं और ना ही मैं प्यार के खिलाफ हूँ, लेकिन अनिकेत तेरे लिए सही लड़का नहीं है। ये दृश्य दीपा की आंखों के सामने घूम रहे थे कि तभी उसे एहसास हुआ कि उसने आज क्या गलती कर दी। वो दौड़कर घर की तरफ जाने लगी। इससे पहले कि वो खत जो उसने भागने से पहले पापा के लिए लिखा था उसके पापा के हाथ लग जाए, उसे घर पहुंचना ही होगा, उसने सोचा। दौड़ते दौड़ते वो घर पहुंची। चारों ओर सन्नाटा फैला था। जैसे कल तक शादी की जो रौनक थी वो आज किसी मातम के सन्नाटे में बदल गई हो। मकान को रोशन करने वाले छोटे छोटे बल्बों की मालाएं निकाली जा रही थी। जो लोग कल तक रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आ रहे थे
आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। शादी का टेंट, साउंड सिस्टम, सब सामान वापस गाड़ी में पैक किया जा रहा था। फिर धीरे धीरे लोग वहाँ से जाने लगे। वो सीधे दौड़कर घर में घुसी। उसने देखा परिवार का अधिकांश सदस्य सब सफ़ेद कपड़ों में है। क्या हुआ? वो चिल्लाकर बोली। गुप्ता जी नहीं रहे, एक सज्जन ने दबी हुई आवाज़ में कहा। कैसे हुआ? हाई ब्लड प्रेशर था, हार्ट अटैक आ गया। दीपा अब मौन थी, जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो लगातार रोए जा रही थी और दूसरी तरफ गुप्ता जी की अर्थी को तैयार किया जा रहा था। आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ उठ जाओ। अर्थी के पास जाकर वो चिल्लाने लगी। माफ़ कर दो, आपने हमेशा मेरी हर बात मानी है, प्लीज़ ये बात भी मान जाओ। जैसे आप बोलोगे मैं आपसे वैसा ही करूँगी। माफ़ कर दो, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत करो, प्लीज़ 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 उठ जाओ। कुछ तो बोलो, डांटो मुझे, चाहे तो मार भी लो, लेकिन कुछ तो बोलो, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। रोते हुए दीपा को यह एहसास हुआ कि वो अपने पापा से कितना प्यार करती है। हालांकि कुछ देर पहले जब वो अनिकेत की हकीकत से वाकिफ हुई थी तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो दर्द इस पीड़ा से बहुत मामूली था। लोग, दार्शनिक, विद्वान और विचारक सभी कहते हैं कि एक लड़की का पहला प्यार उसका पिता होता है, जो उसे बिना किसी शर्त के प्यार करता है और उसके लिए दुनिया की हर तकलीफ झेल लेता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। शायद यही कारण है कि लड़कियां अपने प्रेमी या पति में अपने पिता की ही तस्वीर ढूंढती है। और लोग ये भी कहते हैं कि किसी चीज़ की कीमत उसके खो जाने के बाद ही पता चलती है। आज दीपा को लोगों की वो बात और सच्चे प्रेम का अर्थ समझ आ गया था। दीपा ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, उसकी आंखें नम पड़ गई थी, चिल्ला चिल्लाकर गले की हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन तकदीर में जो लिखा हुआ था उसे मिटाया नहीं जा सकता है और ना ही बीते हुए कल में वापस जाकर उसे सुधारा जा सकता है। सुधारा जा सकता है क्या? क्या ज़िंदगी दूसरा मौका देती है? शायद कभी नहीं, शायद कभी कभी। उठ जाओ बेटा, आज तुम्हारी बारात आने वाली है। और नींद में क्यों चिल्ला रहे थे बच्चे? मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास, आंखें खोलो, आज बहुत काम करने हैं। उठ जाओ जल्दी से, गुप्ता जी बोले। दीपा ने आंखें खोली। उसके पापा उसके सामने खड़े थे। सपना टूट चुका था, जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दे दिया था। इस डरावने सपने ने उसकी आंखें खोल दी थी। वो बिस्तर से उठकर पापा के पास गई और उसे गले से लगा कर बोली, आई एम सॉरी पापा, आई लव यू। गुप्ता जी हैरान थे कि कल तक गुमसुम रहने वाली दीपा को आज अचानक क्या हो गया। लेकिन दीपा खुश थी, मानो आज पूरी दुनिया की दौलत उसे मिल गई हो। उसे पता चल गया था सच्चे प्रेम का अर्थ, और प्रेम ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रेम आखिर है क्या। दीपा ने एक सपने में ही प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझ लिया था, या यूँ कहें कि उसे ज़िंदगी ने दूसरा मौका दे दिया था। लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी ये साधारण बात उनके पल्ले नहीं पड़ती, जो बात दीपा को एक रात में पता चल गई थी। लेकिन ये भी सच है कि ज़िंदगी बेरहम है, ये हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। आज भी समाज में दीपा जैसी हज़ारों लड़कियाँ हैं जो बहकावे में आकर अनजाने में ही उन लोगों को तकलीफ़ देती है जिन्होंने अपनी पूरी उम्र ही उनके लिए समर्पित कर दी थी, जिन्होंने अपने बच्चों से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया लेकिन कभी एहसान नहीं जताए, बदले में कभी कुछ मांगा नहीं, जिनके लिए प्रेम ही प्राथमिकता रही, जिन्होंने वास्तव में प्यार किया, वो प्यार जिसमें छल कपट नहीं था, सिर्फ प्यार था, सच्चा वाला प्यार। और प्यार का मूल्य तो सिर्फ प्यार देकर ही चुकाया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।